Yes, good evening to all of you friends. We'll start the class at 9 p.m. Few more seconds to go. All right, friends, tonight at 9 p.m. we'll start this class. My first question is, can you see me? Can you hear me? देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टू नोट करें. सौम्या, अंकित, सैनी, कोमल, अमर, हर्ष, ऋषि, जया, अनदर आंसर इज मूव फॉरवर्ड. वन पर्सन लोग बोल रहे हैं, देख सकते हैं कीबोर्ड पे कंट्रोल या कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करो, क्रोम ब्राउज़र इंस्टॉल करना डिसेबल करो, इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करो, मोबाइल से देख रहे हैं, मेक श्योर इंटरनेट की स्पीड सही हो, देन इट शुड वर्क. क्लास में जो भी डाउट हो नोट पेन से क्लास खत्म के बाद गूगल फॉर्म से पूछ लीजिए, लिंक चैट बॉक्स में फर्स्ट लिंक है. फिर बुधवार को मैं उसकी जवाब अपलोड करता हूँ. देखिए, एक तो सिंसियर अपॉलॉजीज, वो रविवार को मैंने टेस्ट के लिए इनको सबमिट भी कर दिया था और इन्होंने क्वेश्चन अपलोड भी कर दिए थे. लेकिन हुआ ये कि फिर जो क्लास मेरी शिफ्ट करके आज डालनी थी, वो नहीं तो दोनों चीज़ एक साथ ही दिख रही है. 9 बजे क्लास भी है, 9 बजे टेस्ट भी है. फिर जो भी सेट करने लगा उसमें ग्लिच हो गया. बट नो इश्यूज, वो फिर से उनको मैंने बोला तुम सब डिलीट करो, फिर से उसको लगाओ. तो जीडीपी की जो टेस्ट संडे नहीं हो पाई, वो मंगलवार सुबह 7 बजे होगी. ऐसा नहीं 7 बजे उठ के देना है, पर मैंने डाल दिया ताकि जिसको जब भी देखना है तुरंत से आप दे सके, कल सुबह से लेके कभी भी. सिंसियर अपॉलॉजीज फॉर दिस. ठीक है, सभी मैनेजर्स वो ट्रैवल कर रहे थे इवेंट के चलते, तो सब और भी काम होते, इतने सारे लोग आने वाले हैं, तो अपॉलॉजीज. पहले इतना तामझाम नहीं था, पहले जीवन में सुकून था. लेकिन अब क्या कुछ कंपनियों के जरूरत से ज़्यादा वो लोग तामझाम करे, तो फिर हमें भी इसलिए करना पड़ता है ताकि जो एडमिशन लेके बैठा है वो भी विश्वास में रहे, जो नए भी एडमिशन लेने वाला वो विश्वास में रहे. बाकी इवेंट वॉज क्वाइट सक्सेसफुल. रैंक 9 आपसे मुलाकात हुई आदित्य जी, और अनअकैडमी से 1000 घंटे आपने पढ़े. मतलब सब लोग वैसे तो 600-700 घंटे की पढ़ाई, पर फिर रिवीजन के लिए व्यक्ति और क्लासेस हिसाब देखते रहे. इधर भी अभी आप देखो, ये जो अपना इकोनॉमी का कोर्स चल रहा है, इसमें कई सारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, वो आते हैं, फिर वो क्या मोबाइल में चालू रखते हैं, अपना रिवीजन जारी रखते हैं और सुनते रहते हैं. वो एक फ्लो बना के उनका चलता है. तो बाकी मतलब ऐसा भी नहीं 1000 घंटे पूरा नया ही पढ़ना होता है. कुछ लोग वो फ्लो रहता है. टेस्ट भी आपने 30 से ज़्यादा दिए, से लेके बहुत सारे और टॉपर्स मिले. टिकिट शर्मा 58. दिल्ली में गए थे, सिर्फ अनअकैडमी प्लस यूज़ किया. और ये बात कैमरे पे भी बोली, और कैमरा बंद थी तभी जब इंटरेक्शन हुआ, ये बोला कि मैं दिल्ली इसलिए नहीं गया कि वो उतना जो वहाँ तकलीफें होती हैं उसके मुकाबले शांति से कर तैयारी हो, लेकिन हाँ, उसके लिए डिसिप्लिन होना जरूरी है. देन ERR 680 सिद्धार्थ कृष्णा. ये पीसीबी 1 के स्टूडेंट है. मेंस और इन सीरीज वगैरह भी कंटिन्यूअसली देता है. अब सोचो पीसीबी 1 मतलब क्या, वो कोरोना के बाद पहला बैच आया, तो मतलब 2020 शायद अगस्त में आया. तो वो वाली साल में तो परीक्षा नहीं देते, तो 2021 में दिया. अब हम मान के चले कि चलो कंटिन्यूअसली सारे वर्ष कंटिन्यूअस, तो 2 3 4, यानी आई अज्यूम कि चौथे अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ. तो ये होता है, मतलब आप मेहनत करें, कुछ बार प्रीलिम्स लगा दे. अब जैसे तो मुझे वहाँ पर बहुत सारे टॉपर ऐसे मिले जिन्होंने ये कहा कि हम 2023 में फेल हुए थे. मुझे एक आईटी के भी मिले, उन्होंने कहा मैं 2023 में सीसेट में फेल हुआ था, लेकिन फिर 2024 वाले में सिलेक्ट हुए. तो ये सब होते रहता है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिजनेस. तो अनअकैडमी के अंदर से टोटल 80 प्लस है. और प्लस मैं इसलिए बोलता हूँ कि कुछ ऐसे होंगे 2-3 साल पहले उन्होंने दिया होगा, अब वो धीरे से फिर बाद में मेल मैसेज करेंगे, तो विल फाइंड. अभी आप जानते हैं वो क्या, लवासना की कुछ गाइडलाइंस है, जहाँ पर आपकी मसूरी में ट्रेनिंग होती है आईपीएस वगैरह की, कि आप ये सब जो भी कोचिंग क्लासेस या सोशल मीडिया पे आपने बहुत ज़्यादा नहीं दिखना है, टॉपर्स को बताया गया. तो इस कारण से अब क्या, कुछ लोग खुल के बोल देते हैं फिर भी कि मैंने इन टीचर से पढ़ाई की थी. कुछ थोड़ा कैमरा चालू हो तब ज़्यादा संयम हो जाता है, कैमरा बंद हो तो बहुत ही भरपूर प्रशंसा होती है. तो सबका जो वीडियो टेस्टिमोनियल या एक्सवाइजेड करके साबित करने का वो टाइम अपने पास और उनके पास भी ना हो, उनकी भी अपनी इश्यूज होंगे, जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं. बट बेसिकली कीप फेथ, विश्वास रखिए, अनअकैडमी में आपने जो ज्वाइन किया है तो सिलेक्शन आते हैं. श्रद्धा होनी जरूरी है, तभी डॉक्टर की दवाई काम करती है. खैर, तो अभी पिलर 1 कंप्लीट, 2 बजट एक्सेशन कंप्लीट, 3 इंटरनेशनल ट्रेड कंप्लीट. चौथे के अंदर भी आखिरी चैप्टर ही बचा है, एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर नीति प्लानिंग कमीशन फाइव प्लान अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब खत्म. जीडीपी भी खत्म. उसका टेस्ट मैंने आपको बताया कल सुबह 7 बजे, पर 7 बजे देना ऐसा नहीं, जब भी पूरे दिन में फ्री टाइम मिले, बाद में कभी मिले दे देना. और ही इन्फ्लेशन, उसका हैंडआउट मैंने अपलोड कर दिया है. आप जाइए पीसीबी 13 कोर्सेज, लेटेस्ट बेल आइकन दबाओ, मोबाइल ऐप से मिल जाएगा. मगर आप मोबाइल ऐप पे पहले मेरा नाम सर्च करें, मुनाल पटेल, और फिर उसमें आ सकते हैं. लैपटॉप से देख रहे हैं academy.com/monalet.org, उसमें कोर्सेज लेटेस्ट पीसीबी 13, और उसमें बेल आइकन दबाओ, राइट हैंड से साइड बार खुलती है. तो इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन में वैसे कुछ खास दम है नहीं. कुछ टॉपिक्स आज पढ़ेंगे, कुछ छोटे से टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे. नोट पेन लेके बैठना, एक दो जगह पर वो कॉज कॉन्सिक्वेंस ऐसा सब आता है. देखिए, सपोज प्याज की 1 किलोग्राम सप्लाई है और डिमांड भी 1 किलोग्राम की है, और ये 20 रुपीज़ पर केजी में बिक रहा है. तो हम कहीं जनरल प्राइस लेवल है, सामान्य कीमत स्तर है. कुछ बार सप्लाई बढ़ जाती है, मान लो 2 किलो हो गया, लेकिन डिमांड नहीं बढ़ती, 1 किलो ही है, तो प्याज सस्ता हो जाएगा 10 रुपए का. दैट इज डिफलेशन, अपस्फीति, प्याज सस्ता. कुछ बार ये होता है कि सप्लाई कम हो जाती है, 500 ग्राम होनी है, और डिमांड बढ़ जाती है, त्योहार आ रहा है तो हमें ये जरूरत है, डिमांड बढ़ जाती है. 20 रुपये का हो सकता है 120 का हो जाए, तो इसमें क्या क्या इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, महंगाई. आपके वो तो बराबर है, पर तो ये जनरल प्राइस लेवल क्या है. देखिए, जॉन मेनार्ड कीन्स, इनको पहले भी हम पढ़ चुके हैं पिलर 1 A2 में, कि जनता पैसा क्यों कैश अपने हाथ में रखती है, ट्रांजैक्शन प्रिकॉशनरी स्पेकुलेटिव मोटिव. इनकी बुक भी फेमस है, जनरल थियरी ऑन एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी. याद रखना क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है. तो जॉन मेनार्ड कीन्स लेके आए कि जनरल प्राइस लेवल क्या होता है. जनरल प्राइस लेवल मतलब जब सप्लाई है, मतलब यहाँ से यहाँ समझो ये लाइन है 5 किलो ऑनियन की, और उतनी डिमांड है, वो भी 5 किलो की एग्रीगेट डिमांड. तब जो प्राइस लेवल हो जाएगी, सपोज 10 रुपये पर किलोग्राम ऑनियन, तो उसे हम कहते हैं जनरल प्राइस लेवल. आपके अपन व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई एंड व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड. तो जब भी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे हो, मतलब उसमें आपने वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को इग्नोर करना है. ऐसे बाबू सोने जो कि मेरे बाप के पास बहुत पैसा है, मुझे काम नहीं करना, उसको इग्नोर करो. इग्नोर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. आप याद करो, अर्नब गोस्वामी टाइम्स नाउ छोड़ के 2-3 महीने बाद रिपब्लिक टीवी ज्वाइन करे, तो बीच में जो घर पे बैठे तो वो क्या है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. तो वॉलंटरी और फ्रिक्शनल को इग्नोर करो. बाकी जितने लोग हैं, मान लो सबके पास जॉब है, फुल एम्प्लॉयमेंट हम कहेंगे. तो जब फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, तो जो प्रोडक्शन हो रहा है वो एकदम फुल होगा. तो उस वक्त जो भी प्रोडक्शन है, टीवी, फ्रिज, मोबाइल, प्याज, टमाटर, हर एक चीज का, उसे हम कहेंगे एग्रीगेट सप्लाई है. व्हाटएवर, सपोज 5 किलोग्राम, तो एग्रीगेट सप्लाई. और उस वक्त क्योंकि सबके पास जॉब है, तो दे देना, शॉपिंग भी करेंगे, तो सामने होगी एग्रीगेट डिमांड. सकल मांग, वो भी समझो जो भी होगी 5 किलोग्राम, तो सेम मैच हो जाएगा. सप्लाई डिमांड दोनों मैच हो जाएंगी. तब जो प्राइस चलता है, व्हाटएवर 10 रुपीज़ पर किलोग्राम ऑनियन, तो उसे हम कहते हैं जनरल प्राइस लेवल. ओके. अब जनरल प्राइस लेवल से मतलब उस वक्त 5 किलोग्राम ऑनियन है सप्लाई में, 5 किलोग्राम ऑनियन है डिमांड में, प्राइस लेवल जो भी 10 चल रहा है. अब अगर डिमांड बढ़ गई तो महंगाई बढ़ जाएगी, तो डिमांड कब बढ़ेगी. तो आप ऐसे विजुलाइज करो कि यहाँ से यहाँ ये जो लाइन है 100 किलोग्राम एग्रीगेट सप्लाई है, टोटल आउटपुट बाय ऑल फॉर्म्स, और सामने डिमांड भी कितनी थी, 100 किलोग्राम मैच हो गया था. लेकिन इसी कारण से 50 किलोग्राम और एक्स्ट्रा डिमांड हो जाए, जो मैं लाइन एक्स्ट्रा बना रहा हूँ, इतनी सी लाइन, ये 5 किलोग्राम. तो इसे आप क्या कहेंगे, गैप हो गया, नीचे के मुकाबले ऊपर की लाइन आगे है तो थोड़ा गैप हो गया, उसे हम कहें इन्फ्लेशनरी गैप है, या हम कहें डिमांड पुल इन्फ्लेशन है. डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो ऑब्वियसली प्याज महंगा हो जाएगा, तो दैट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन. अब ये एग्रीगेट डिमांड बढ़ कैसे सकती है, क्यों बढ़ गई होगी. तो डिमांड क्या है, पूरा जीडीपी सामने आप एक्सपेंडिचर मेथड याद करो, CIGXM.
इक्वल जीडीपी, लास्ट वीक के लेक्चर याद करो। तो कंजम्पशन अगर बढ़ जाए, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, गवर्नमेंट परचेज बढ़ जाए, हमारे इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट उसके अंदर ऐसा सब हो जाए कि हमारी मतलब लोकल डिमांड आपको ज़्यादा बड़ी दिखने लगे, तब क्या होगा? तब ये गैप बन जाता है। तो लॉजिकली आप सोचो, कंजम्पशन डिमांड कब बढ़ सकती है? अगर मनी सप्लाई बढ़ जाए, मतलब आरबीआई सीआरआर कम कर दे, रेपो कम कर दे, जिसके चलते लोन सस्ते हो जाए, पब्लिक दे दे शॉपिंग करे, तो मनी सप्लाई कोड रिजल्ट इन इंक्रीज इन कंजम्पशन, ये बात है। सेकंड, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। पहले के ज़माने में तब माँ-बाप पेरेंट्स ये सोचे नहीं हर हफ्ते में बाहर होटल में खाने नहीं जाना है, पैसा बचा के रखना चाहिए बच्चों के लिए वगैरह। पर अब मान लो नई जनरेशन के अंदर नहीं ये हफ्ते में एक बार तो बाहर जाना चाहिए, तो डिमांड बढ़ रही है, तो फिर स्वाभाविक है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इंक्रीज देन इन्फ्लेशन इंक्रीज। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, मान लीजिए अदानी ये कहे कि मुझे और स्टील सीमेंट सरिया खरीद के और 5-6 फैक्ट्री बनानी है, तो स्वाभाविक उन चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, तो सप्लाई के सामने में नहीं होगा, इट इज पॉसिबल। फिस्कल डेफिसिट, तो जो फिस्कल डेफिसिट बढ़ रही है, इसका मतलब क्या सरकार ज़्यादा उधारी में पैसा ले रही है और उसको खर्च करती होगी अलग-अलग योजनाओं में। तो जब गवर्नमेंट परचेज बढ़ेगा, और हम आगे भी देख चुके हैं कि सरकार को टैक्स कलेक्शन से इतना पैसा नहीं होता कि बैलेंस बजट सच में बन जाए, तो उधारी तो लेना ही पड़ेगा। तो फिस्कल डेफिसिट का बढ़ना असल में दिखाता है कि सरकार के खर्चे भी उतने बढ़ेंगे और सामने उतना इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। ये ऐसा है कि आपको बुखार हो गया, उसका कारण चेक करो, मच्छर ने काटा होगा, तो वो बात ऐसी है कि गवर्नमेंट ने परचेज बढ़ाया, उसके कारण फिस्कल डेफिसिट बढ़ा, तो फिस्कल डेफिसिट का बढ़ना ये दिखाता है कि परचेज बढ़ा है, तो सामने ये भी दिखाता है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो सकता है। जब हमारे नेट एक्सपोर्ट बढ़ जाए, आप पिलर 4 ये याद करो, यूक्रेन में जो युद्ध हो गया तो वो लोग व्हीट एक्सपोर्ट नहीं कर पाए अफ्रीका को, यूरोप को, तो भारत के व्यापारी ने बहुत सारा गेहूं बाहर एक्सपोर्ट कर दिया और उसके चलते लोकल मार्केट में शॉर्टेज हो गई, तो अपने को जितना चाहिए वो तो चाहिए चाहिए, और सामने ये बाहर चला गया तो डिमांड के सामने सप्लाई अलग दिखे। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि चलो विदेशियों के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको इंडिया का व्हीट ज़्यादा चाहिए, ऐसा डिमांड बढ़ गया, तो तब भी सप्लाई डिमांड का तो गैप बन ही गया है। सिक्स्थ इज ग्रोथ, वैसे जीडीपी क्या था? सीआईजीएक्सएम, तो अगर मैं कहूँ जीडीपी ग्रोथ बढ़ रहा है, इसका मतलब कि सीआईजीएक्सएम बढ़ रहा है, और यही तो कंपोनेंट है डिमांड के, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वगैरह। तो जब भी जीडीपी ग्रोथ आता है, साथ ही साथ डिमांड को बढ़ाता है, सप्लाई उसको इमीडिएटली मैच नहीं कर पाएगा तो इन्फ्लेशन हो सकता है। तो एक्सेस डिमांड रिजल्ट्स इनटू इन्फ्लेशनरी गैप लाइक दिस। इसको पढ़िए 20 सेकंड्स, तब तक मैं पानी पी लूं। ओके, मान लीजिए इन्फ्लेशन और बढ़ता है, 10 रुपये का ऑनियन 20, 50, 150 का हो गया। वर्कर हड़ताल पे जाएगा कि प्याज महंगे हो गए, हमको ज़्यादा सैलरी दो, वी डिमांड हायर वेजेस। अब हड़ताल रोकने के लिए बिजनेसमैन क्या करेगा? ठीक है, सैलरी तुम्हारी बढ़ाता हूँ, लेकिन बिजनेसमैन ने सोचा कि मेरा प्रॉफिट मार्जिन सेम रहना चाहिए, तो वो प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ा देगा क्योंकि उसको वर्कर को ज़्यादा सैलरी देनी है। उसके चलते वापस से डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि इस वर्कर को ज़्यादा सैलरी में तो वो तो प्याज खरीद लेगा ज़्यादा, लेकिन सामने टीवी महंगा हो गया, कुछ और लोग उसकी फरियाद करें। तो यहाँ तो ऐसा है कि इन्फ्लेशन के चलते वेजेस बढ़े, तो उसके चलते और इन्फ्लेशन बढ़े, तो ये तो मतलब नेवर एंडिंग स्पाइरल हो गया। इसे हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल का निर्माण होना। इन्फ्लेशनरी गैप क्या था? ये वाली चीज़ कि 100 किलोग्राम जो सप्लाई के सामने 100 किलोग्राम नहीं 150 केजी, मतलब 50 एक्स्ट्रा जो डिमांड हो गया, दैट वाज इन्फ्लेशनरी गैप। तो गैप कैन रिजल्ट इनटू इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। अब प्रश्न कि ऐसा ये जो महंगाई बढ़ गया इसको हम कैसे रोकें? इस तरफ तकलीफ क्या है कि सप्लाई तो जो थी उतनी थी 100 किलोग्राम, लेकिन सामने जो डिमांड है वो बढ़ के 150 हो गई है, तो ये 50 एक्स्ट्रा डिमांड को हमें कम करना चाहिए, और उसके लिए क्या कर सकते हैं? सरकार फिस्कल डेफिसिट कम करे तो अपने आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, तो उस हिसाब से इन्फ्लेशन कम हो जाना चाहिए। सरकार ने ऐसी योजनाएं बंद करनी चाहिए कि जहाँ जनता को सीधा ही पैसा मिल रहा है लेकिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, मतलब सीधा कंजम्पशन के लिए मान लो सरकार किसी को 2000 रुपए दे दे, पर सामने अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो इसके चलते डिमांड पुल इन्फ्लेशन होना है। फिर ये एक्सेसिव गोल्ड वगैरह की जो शॉपिंग हो जाए उसके चलते बाहर से अपना इंपोर्ट बढ़ जाए, तो गोल्ड का सप्लाई के मुकाबले डिमांड बढ़ रहा है, वो भी नई-नई परेशानियां खड़ी करे। तो सरकार अगर इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स ये सब इश्यू करे, तो गोल्ड की डिमांड कम होगी, उसके चलते करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा, उसके चलते अपना डॉलर के सामने रुपया जो वीक हो जाता था 85 का, वो मान लो 75 तक रहे, तो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, वो सब के चलते जो महंगा क्रूड ऑयल, महंगा पेट्रोल, ये सब कंट्रोल करना है। तो यस वी कैन यूज दैट आल्सो। आरबीआई क्या कर सकती है? डियर मनी पॉलिसी, डियर मनी पॉलिसी क्या बने तो याद करो, टीआरआर बढ़ा दो, रेपो बढ़ा दो, लोन महंगे कर दो ताकि पब्लिक शॉपिंग कम करे, डिमांड कम करे। एक काम ये भी हो सकता है कि हम सप्लाई बढ़ा दें, कि अगर 100 की जगह 150 किलोग्राम ऑनियन की डिमांड है, तो चलो 150 किलोग्राम ऑनियन भी पैदा करवाते हैं। तो इसके लिए अच्छे मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिए जाए फार्मर्स को, अलग-अलग जो भी पल्सेस एडिबल ऑयल या वेजिटेबल्स के लिए, वो सारे मुद्दे हम लोग पिलर 4 में देख चुके हैं। या सरकार ऐसे टैक्स डिडक्शन या सब्सिडी देना शुरू करे ताकि जो प्रोड्यूसर है वो ज़्यादा दे दनादन प्रोडक्शन कर सके, या फिर सरकार एसेंशियल कमोडिटी एक्ट उसमें स्टॉक लिमिट लगा दे ताकि मार्केट में भारत के अंदर मतलब सप्लाई बढ़ जाए, या मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस को चेंज करे। वो क्या था मुद्दा पिलर 4 ए में याद करो, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस चेंज कर देगी तो हम बाहर एक्सपोर्ट कम कर पाएगा अपना फार्मर, तो वो सब जत्था क्वांटिटी ही विल हैव टू सेल विद इन इंडिया, भारत में उसको बेचना पड़ेगा, तो सप्लाई बढ़ जाएगा। एफसीआई ओपन मार्केट सेल चालू करे, ऑपरेशन ग्रीन प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, मतलब पिलर 4 ए का सब लिख दो। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि फोटो फ्रेम के बाहर बहुत ज़्यादा बीरबल की खिचड़ी नहीं पकानी है। फॉर एग्जांपल हम के दाल महंगी हो गई कि पहले 100 रुपये की दाल 150 की हो गई, तो सरकार कहती है ठीक है हम एमएसपी ज़्यादा देंगे ताकि ज़्यादा फार्मर राइस ना उगाए, राइस के मुकाबले दाल ज़्यादा उगाए, चलो, और उसके लिए हम आपको ज़्यादा एमएसपी जाने 1500 देंगे, तब तो फार्मर को बहुत पैसा मिलेगा, तो फिर तो फार्मर एक बंगला बना देगा, तो अगर बंगला वो बना देगा तो हाउसेस की डिमांड बढ़ गई, तो ये तो मतलब इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो इसका मतलब सरकार ये करेगी तो एग्रीकल्चर का सप्लाई बढ़ेगा लेकिन हाउस का सप्लाई कम हो जाएगा। ये सब अगर आप ऐसा लॉजिक ड्रैग करना चालू करो तो इसका कोई अंत है ही नहीं, नेवर एंडिंग साइकिल है। तो आपको फोटो फ्रेम के भीतर रहना, क्या पूछा गया उसके आगे पीछे 1-2 स्टेप तक ही लॉजिक लगाने, वरना तो हर एक चीज़ में कुछ भी करो, महंगाई बढ़ा ही सकती है आप अगर खिचड़ी पकाना चालू करो तो। आपके महंगाई को रोकना चाहिए। तो अगर ऑनियन 5 की जगह 100 के हो गए, तो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन से लड़ना है, लोन महंगे करने चाहिए। उसके लिए आरबीआई जो बीसीआरआर रेपो वगैरह में चेंजेस करें, ऑलरेडी पिलर 1 और 2 में देख चुके हैं। लेकिन समझो अगर लोन एक्सपेंसिव कर दिए, तो जनता शॉपिंग कम करेगी, तो फिर डिमांड कम रहेगी, तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो जीडीपी को नुकसान भी हो सकता है। इसलिए एक्सेसिव इन्फ्लेशन कंट्रोल इज आल्सो नॉट गुड फॉर इकोनॉमी। तो लोन का ब्याज दर क्या होना चाहिए कि महंगाई भी कंट्रोल में रहे और जीडीपी का भी नुकसान नहीं हो? व्हाट शुड बी द आइडियल इंटरेस्ट रेट, मतलब लोन इंटरेस्ट रेट दैट कैन कंट्रोल द इन्फ्लेशन विदाउट हार्मिंग द जीडीपी ग्रोथ? उसे हम क्या कहेंगे? न्यूट्रल रेट ऑफ इंटरेस्ट या नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट। मान लो 5% रेपो रेट हो तो वो बेस्ट है कि उससे महंगाई भी कंट्रोल में रहती है लेकिन पब्लिक शॉपिंग भी इतना कम नहीं कर देती कि जीडीपी खराब हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल रेट ऑफ इंटरेस्ट या नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब जो बात ऐसी हो रही है, न्यूट्रल का स्पेलिंग करते हैं, जो भी न्यूट्रल रेट ऑफ लोन इंटरेस्ट वैसा बोला है कि लोन इंटरेस्ट बहुत महंगा भी नहीं होना चाहिए वरना जीडीपी खराब कर देगा, कोई शॉपिंग नहीं करेगा, लेकिन लोन इतना सस्ता भी नहीं होना चाहिए कि महंगाई बढ़ जाए, दोनों के बीच का होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इन्फ्लेशन का तो खेल खत्म हो गया, हम इस तरफ आते हैं डिफ्लेशन। मतलब सप्लाई है 10 किलो ऑनियन की लेकिन डिमांड सिर्फ 5 किलो ऑनियन की, तो ऑनियन बहुत सस्ते हो गए, 2 रुपये 3 रुपये मिल रहे हैं। ऐसे आप स्पीति या सस्ता बा, आपके यही तो चाहिए जीवन में, सब चीज़ एकदम सस्ती होनी चाहिए, यू आर राइट।
और उनसे तकलीफ भी होती है कि चलिए पहले समझते हैं कि डिफ्लेशन कब हो सकता है। मान लीजिए सप्लाई है 100 किलोग्राम का, लेकिन डिमांड है सिर्फ सपोज 80 किलोग्राम की, तो ये 20 का जो गैप हो गया, ये क्या है? डिफ्लेशनरी गैप। क्योंकि डिमांड कम हो गई है, इसके लिए चीजें अब सस्ती हो रही है, सप्लाई के मुकाबले डिमांड कम हो गई है। तब आप लॉजिक लगाओ, ऐसा डिफ्लेशनरी गैप कब हो सकता है कि 100 किलो ऑनियन पैदा हुए लेकिन डिमांड सिर्फ 80 किलो ऑनियन की है, सिर्फ इतना, तो डिफ्लेशनरी गैप कब हो सकता है? जब आरबीआई मनी सप्लाई कम कर दे, सीआरआर बढ़ा दे, रेपो बढ़ा दे वगैरह, तो लोन एक्सपेंसिव हो गए, तो अब सब लोग इतना सब शॉपिंग नहीं कर रहे, इसलिए डिमांड कम हो गई है। सपोज देयर इज एन इंक्रीज्ड प्रोपेंसिटी टू सेव, मतलब कस्टमर दो चार आलोकनाथ की फिल्में देते नहीं, हमें बहुत संस्कारी होना चाहिए, हमें कुछ घर का ही सब खाना चाहिए, होटल नहीं जाना चाहिए वगैरह, तो दे आर सेविंग मोर मनी, तो भी ये हो सकता है कि डिफ्लेशनरी गैप हो जाए। कुछ बार ये भी होता है कि कस्टमर शॉपिंग नहीं करे, ये सोच के कि अभी ये और चीज सस्ती होगी तो रुक जाते हैं, तब भी डिफ्लेशनरी गैप होता है। तीसरा, डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, बिजनेसमैन नया फैक्ट्री नहीं खोले तो स्टील सीमेंट की कंस्ट्रक्शन में डिमांड कम हो जाएगी, तब भी हो सकता है। सपोज इंक्रीज इन फिस्कल कंसोलिडेशन, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि सरकार फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल कर दे, एकत्रीकरण करे, फिस्कल प्रूडेंस करे, ये सब टर्म्स क्या है पिलर 2 में हम लोग देख चुके हैं 2D में। तो सरकार अपना खर्चा कम करे, राजकोषीय एकत्रीकरण करे, फिस्कल कंसोलिडेशन, तब भी डिमांड कम होती है, तो सस्ता चीज हो सकता है। सपोज हमारे एक्सपोर्ट कम हो गए, तो आप सोचो सीआईजी एक्सएम, तो इसमें हमारे एक्सपोर्ट कम हो जाए, तो भी क्या लोकल मार्केट में वो जितना बाहर नहीं बिका लोकल मार्केट में आ जाएगा, तो सप्लाई ज्यादा डिमांड के मुकाबले, तो सस्ता हो जाए। सपोज देयर इज डिप्रेशन या रिसेशन, डिप्रेशन या रिसेशन का मतलब क्या है कि जीडीपी बहुत कम हो गया, और जीडीपी के एक्सपेंडिचर मेथड से फॉर्मूला क्या थी सीआईजी एक्सएम, तो ऐसा दिखा रहा है कि कंजम्पशन भी कम हो गया होगा, तो इसके चलते भी एग्रीगेट डिमांड आपकी कम हो जाएगी, 100 किलोग्राम नहीं सिर्फ 80 किलोग्राम ऑनियन आपको दिखेंगे, तब भी ये डिफ्लेशनरी गैप हो सकता है, मतलब चीजें सस्ती हो सकती है। अब ऐसा जो डिफ्लेशनरी गैप हो गया कि जो टेलीविजन सेट है 15 की जगह 10,000 में मिलना चालू हो जाए, तो बहुत सस्ता होने लगा, तो अब कंपनियां क्या सोचे, ये सब वर्कर्स को नौकरी से हटा दो, वरना हमारा प्रॉफिट मार्जिन सेम नहीं रहेगा, क्योंकि हमको तो बस सस्ते में बेचना है, तो नौकरी से हटा दो। तो नौकरी से जिसको हटा दिया, या हम कहें जिसको ले ऑफ कर दिया, तो अब इसके पास तो जॉब नहीं है, तो वो क्या शॉपिंग करेगा, तो वो क्या टीवी खरीदेगा, तो मतलब ये तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो यहाँ पर डिफ्लेशनरी गैप भी डिफ्लेशनरी स्पाइरल, मतलब और ज्यादा सस्ता 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 हो जाए, ऐसी तकलीफ खड़ी कर सकता है। अभी फिलिप का हमने पढ़ा था, लेकिन फिर से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उसके एडवांस कंसेप्ट समझ में। ये न्यूजीलैंड के इकोनॉमिस्ट विलियम फिलिप्स ने क्या कहा कि वाई एक्सिस पे रखो इन्फ्लेशन, मान लो 10 रुपए का ऑनियन 20 30 40, और एक्स एक्सिस पे रखो कितने लोग बेरोजगार अनएम्प्लॉयड है, एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, चार आदमी। तभी आप सोचो कि मान लीजिए ऑनियन का प्राइस है 150 रुपीज पर किलोग्राम, और तब एक आदमी अनएम्प्लॉयड है, ये पॉइंट कैसे प्लॉट होता है? अब जानते पॉइंट कैसे प्लॉट होता है, एक्स कॉमा वाई, तो इधर समझो एक आदमी बेकार है, तो ये एक होगा यहाँ पर, इधर दो होगा, और सामने ऑनियन समझो उसका प्राइस चल रहा है 150, इधर वो इधर होगा, तो ये समझो ये पॉइंट पे चीजें हैं। अब किसी कारण से समझो कि ऑनियन बहुत सस्ते हो जाए 20 रुपीज पर किलोग्राम, तो ये वाई एक्सिस पे तुम्हें वाई पे लिखो 20। अब देखो यहाँ पहले एक आदमी बेरोजगार था, अभी दो हो गए, उसका कारण क्या? क्योंकि फार्मर ये सोचेगा भाई इतना सस्ता तो ऑनियन हो गया, मैं बेचूंगा, मुझे क्या पैसा मिलेगा, तो मैंने जिनको फार्म लेबर रखा था, खेत मजदूर रखा था, उनको नौकरी से हटा दो, तो दो लोग सड़क पे आ गए, तो ये पॉइंट इधर प्लॉट होगा, तो ये इधर और ये इधर। अब धीरे धीरे आप जोड़ना चालू करते हैं, ऐसा ग्राफ बनता है। ये जो ग्राफ बना, जिसको अभी मैं येलो से मार्क कर रहा हूँ, ये वाला ग्राफ, दिस इज कॉल्ड फिलिप कर्व। ये क्या कहता है कि जब भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ज्यादा जॉब्स बढ़ते हैं, वैसा कि पहले ऑनियन सस्ता था तो दो लोग नौकरी पे नहीं थे, मान लो ऑनियन महंगा हो जाए 150 रुपीज का, तो फार्मर ये सोचे कि अब चलो दिन रात खेती करते हैं और लोगों को नौकरी पे रखते हैं, तो दो लोग देखो सूट पहन लिया, और एक आदमी बेरोजगार बचा। तो आप देखिए जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ा ऐसे ऊपर, तो अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे ऐसे कम हो रहा है यहाँ पर, तो मोर इन्फ्लेशन लीड्स टू मोर जॉब्स। उल्टा भी करेक्ट है कि अगर चीजें सस्ती हो जाएंगी तो इस तरफ जॉब्स भी कम हो जाएंगी, एक आदमी के पास कोटे दो लोग तो बेरोजगार है, तो मोर डिफ्लेशन रिजल्ट्स इनटू लेस जॉब्स। ऑफ कोर्स ये सारी बातें एक लेवल तक ही सही है, फिर आप कहते हो ऑनियन 5000 किलो का हो जाए तो भारत में सब लोगों को काम मिल जाएगा, क्या नहीं, क्योंकि फिर लोग ऑनियन खाना ही छोड़ देंगे ना, तो किसी को काम नहीं मिलेगा, लेकिन उतना माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग जाएंगे नहीं। तो ये जो ग्राफ है वो एक लेवल तक ही सही है कि एक ज्यादा महंगाई बढ़ी तो फिर कोई कुछ कर नहीं सकता, तो किसी को जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई शॉपिंग ही नहीं करेगा। तो यानी कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन कंट्रोल भी अच्छी बात नहीं है। मान लीजिए पहले साल में ऑनियन 150 केजी के हो जाए और सरकार बहुत स्ट्रॉन्गली कंट्रोल करे और ऑनियन को 5 रुपए का करा दे, लेकिन फिर ईयर 2 में फार्मर कहेगा ऑनियन उगाना ही नहीं, इसमें तो प्रॉफिट ही नहीं बचा है, तो उगाएगा ही नहीं, तो ईयर 2 में शॉर्टेज हो जाएगी ऑनियन की, तो वो वापस 150 रुपीज के हो जाएंगे। यानी कि थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन 2 से 6% में 2 to 6% चलता रहे तो दैट इज ओके, गवर्नमेंट शुड नॉट डू एक्सेसिव इन्फ्लेशन कंट्रोल। अब आप देखिए ये इन्फ्लेशन कभी ऊपर कभी नीचे चल रहा है, पिछले 10 साल का असली ग्राफ है। तो आप कहें कि यहाँ पर जब ज्यादा इन्फ्लेशन है तो जॉब्स भी ज्यादा बढ़े होंगे, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, उस हिसाब से सप्लाई बढ़ाने के लिए लोगों को ज्यादा काम देके कंपनियां प्रोडक्शन करवा रही होंगी उस इन्फ्लेशन को, डिमांड गैप को मैच करने के लिए। लेकिन आप सोचो कि देयर आर 3 एक्टर्स, जब चीजें सस्ती थी तब भी उनके पास काम नहीं था, जब महंगी हो गई तब भी काम नहीं है, जब इधर आए तब भी काम नहीं है, मान लो 10 साल से उनके पास कुछ भी काम नहीं है। तो अब समझो एक्स एक्सिस पे हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट प्लॉट कर रहे थे, एक बेरोजगार 2 3, और वाई पे हमने इन्फ्लेशन प्लॉट किया जो भी 50 रुपए 100 रुपए वटेवर। तो मान लो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है 4%, 8%, 12%, लेकिन मान लो ये तीन बेरोजगार ही है 3%, 3%, मतलब परसेंटेज में अपन मिला 3 लोग ही हैं, तो कुछ लोग इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ इन्फ्लेशन बेरोजगार ही रहेंगे। तो इस पे मजेदार प्रश्न पूछा एक बार यूपीएससी ने कि इन द लॉन्ग रन, मतलब 10 साल का एवरेज निकालो, तो आपको क्या लगता है फिलिप कर्व का शेप क्या होगा? नॉर्मली तो ऐसा होता है, पर ये तो समझो 1 साल की बात है, 10 साल का निकालो तो फिर क्या होगा? वर्टिकल मतलब ऐसा सीधा होगा, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा होगा, डाउनवर्ड स्लोप होगा मान लो ऐसा, या अपवर्ड स्लोप होगा मान लो ऐसा। मैं आपको 40 सेकंड देता हूँ, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, नोट पेन से कुछ करो, फिर मैं वोटिंग लाइन चालू करता हूँ। 10 मोर सेकंड्स। हाँ, तो आपको क्या लगता है वोटिंग लाइन टाइम स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। अचिंत्य, आयुष, अरुण, मधुकर, अभिज्ञान, अनुरीत, आरुषि, स्वाति, रजत, कृतार्थ, अंजलि, प्रतीक्षा, रुचिका, दिनेश, अजय, आकाश, अभिषेक, हनीश, श्यामली, सत्यम, विकुल, विकास, नफीसा, निशा, बादशाह, साई, टेकचंदन, साक्षी, अक्षिता, नावे, चीकू, एस्पायरेंट, अंकित, साइनी, निकिता, सुमित, तनु, देवांशु, संभवी, ये सब लोग फिर अरविंद, छवि, अभिषेक, सौम्या, ऐश्वर्या, अर्जुन, सरस्वती, ईशा, किशोर, निशिता, नदर्स करेक्ट आंसर्स। हाँ, तो प्लॉट करूँ भाई, ये देखो जब अनएम्प्लॉयमेंट मान लीजिए इन्फ्लेशन 4 है तब भी अनएम्प्लॉयमेंट 3 है, तो ये वाला पॉइंट होगा।
इधर से इधर। फिर जब इन्फ्लेशन 8% है तब भी अनएम्प्लॉयमेंट 3 है, तो ये वाला पॉइंट होगा 3 ऑन एक्स एंड वाई पे इधर होगा, तो ये भी इधर पॉइंट आया, इधर पॉइंट आया। और जब इन्फ्लेशन 12 हुआ तब भी 3 लोग बेरोजगारी है, तो वाई पे 12 इधर होगा। ये समझो 4, 8, 12 तभी ये 3 लोग बेरोजगारी है एक्स पे, तो ये सारे पॉइंट्स आप कनेक्ट करो, दीस प्लस दीस प्लस दीस, ये तो क्या लाइन हुआ, वर्टिकल लाइन हो गया। तो याद रखना है फिलिप कर्व लॉन्ग टर्म में वर्टिकल लाइन होती है, मतलब 10 साल का ऐसा कुछ एवरेज निकालो तो कुछ तो एवरेज मतलब बेरोजगार रहेंगे ही रहेंगे रिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। वर्टिकल लाइन होती है लॉन्ग रन में, याद रखना लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन में कैसी होगी, ऐसी इस टाइप की लाइन। तो यानी हमने क्या बोल दिया, इन द लॉन्ग रन इन्फ्लेशन विल नॉट इंपैक्ट द अनएम्प्लॉयमेंट फॉर सम पीपल। जब लॉन्ग रन में महंगाई चाहे कितनी हो, कुछ लोग बेरोजगार की बेरोजगारी रहेंगे। तो हमने क्या याद रखना है, फिलिप कर्व शॉर्ट टर्म में क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, एक प्रकार से ऐसे नीचे जा रहा है गाड़ी। अगर ये होती तो ये गाड़ी पहाड़ से नीचे जा रही है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये क्या है, लॉन्ग टर्म में एक वर्टिकल लाइन है, लॉन्ग टर्म में वर्टिकल लाइन है। अब इसके बाद कंसेप्ट आएगा नायरू, लेकिन वो खुद में ये एकदम फुल अटेंशन मांगे, तो 5 मिनट के ब्रेक के बाद ही समझते हैं। तब तक आप ये जीडीपी का एक सिंपल क्वेश्चन ट्राई करो, ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। थ्री मोर मिनट्स। थर्टी मोर सेकंड्स। हाँ तो मित्रों, भले जीडीपी बढ़ जाए लेकिन फिर भी आर्थिक विकास नहीं होगा यदि यदि क्या, वोटिंग लाइन टाइमर स्टार्ट्स इन 3, 2, 1 स्टार्ट। उर्वशी, अमित, अक्षिता, हनी, विवेक, मोहित, दिव्या, आर्यन, आनंदिता, नफीसा, बादशाह, अंशिका, तनु, राजीव, विकुल, विकास, टेकचंदन, प्रियंका, कुणाल, जयमीन सिंह, जहीरा, दुष्यंत, मधु, आरती, गौरव, मधुकर, संभवी, हर्षित, सचिन, सृष्टि, सभ्या, अल्फ्रेड, सायरा, अभिषेक, रेवती, रंजन, कोमल, सत्या, अभिषेक, अरविंद, अरविंद, कवि, ऐश्वर्या, सरस्वती, सौम्या, ईशा, अमन, आशुतोष, किशोर, अदर्स। करेक्ट आंसर्स। देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब क्या, जैसे जीडीपी में क्या बढ़ोतरी हुई तो प्रोडक्शन बढ़ाओ, तो वो तो बच्चे से भी मजदूरी कराओ तो भी प्रोडक्शन बढ़ ही जाना है। तो यस, जीडीपी कैन इंक्रीज, लेकिन उसे आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं बोल सकते अगर उस बच्चे को आप स्कूल नहीं भेज रहे, एजुकेशन उसका खराब हो रहा है। तो आउट ऑफ ऑल दिस थिंग्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब नहीं होगा, अगर पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, क्योंकि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट होगा तब सोचो ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छा खाना नहीं खिला पाएंगे, उसका हेल्थ ठीक नहीं रहेगा, ना बच्चे को स्कूल भेज पाएंगे, एजुकेशन खराब होगा, इन्फेंट मोर्टालिटी, मैटरनल मोर्टालिटी बढ़ेगी क्योंकि उसकी मदर को, प्रेग्नेंट वुमेन को भी अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगी। तो जब भी पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो ये सारी चीजें तो बर्बाद होगी। तो जीडीपी बढ़े फिर भी जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगा लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं बढ़ेगा। तो आप क्या सोचते कब ऐसा होगा कि सपोज ऑयल गैस माइनिंग ऐसे कुछ ही सेक्टर के अंदर अचानक से बहुत सारा आपको नया रिसोर्स मिल जाए तो जीडीपी बढ़ जाएगा, लेकिन सामने बाकी बहुत सारे पूरे भारत में लोग गरीब बेरोजगार हो तो डेवलपमेंट यानी विकास आपका नहीं बढ़ेगा। तो डेवलपमेंट मींस हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब ठीक रहना चाहिए। अब नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो है नायरू। नायरू समझने के लिए हम फिर से याद करें कि इन्फ्लेशन बढ़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, और ऐसा फिलिप कर्व शॉर्ट टर्म में डाउनवर्ड स्लोप कर्व हो सकता है, लॉन्ग टर्म में ये एक वर्टिकल लाइन होता है, सामने ब्रेक पे जाने से पहले समझा। अब ये जो नायरू समझना है तो ध्यान देना, नोट पेन लेके लिखोगे तो और मजा आएगा आपको। समझो ये आदमी बेरोजगार था, रोज रात को भूखा सो जाता था, ही वुड गो टू स्लीप हंग्री। तो ऑनियन की क्या डिमांड थी, जीरो डिमांड थी। तो ऑनियन का क्या प्राइस था, समझो जीरो डिमांड है तो भी फार्मर फ्री में थोड़ी दे देगा आपको, कुछ तो मांगे तो 20 रुपए का ऑनियन है मान लो। अब इसको जॉब मिल गया कंस्ट्रक्शन में कहीं, तो क्या अब तो दे देना, शॉपिंग करनी है मुझे, तो ऑनियन की डिमांड बढ़ के हो गई 5 किलो, तो स्वाभाविक डिमांड बढ़ी तो प्राइस बढ़ेगा, तो ऑनियन 20 की जगह पर 50 हो गया।
मतलब समझो ये इधर से इधर लिंक करो, अनएम्प्लॉयमेंट से जॉब मिल गया, डिमांड बढ़ गया तो प्राइस बढ़ गया, यानी कि जॉब्स बढ़ेंगे तो फिर अल्टीमेटली डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगा। आप कहते हो फिर तो तुम्हारे ग्राफ कभी इधर जाएगा उधर जाएगा, यू आर राइट। तो इसलिए आपको सिर्फ फोटो फ्रेम याद रखने हैं, बहुत ज्यादा खिचड़ी करने मत बैठना, सिर्फ पहले इतना लॉजिक समझो। गिव यू 20 सेकंड्स, एक स्लाइड का फोटो देखा तो वहीं तक उसको रखना है, आगे नहीं जाना है जब तक मैं ना कहूं। इफ पीपल गेट मोर जॉब्स देन इन्फ्लेशन विल राइज, ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा तो महंगाई बढ़ेगी क्योंकि दिन शॉपिंग करने जाएंगे। तब आप समझो, यदि बेरोजगारी कम होगी तो महंगाई बढ़ेगी। इफ अनएम्प्लॉयमेंट फॉल्स देन इन्फ्लेशन राइजेस इन द शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में तो वर्टिकल स्लोप हमने देखा। तब आप समझो, पहले सारे लोग बेरोजगार थे तो अनएम्प्लॉयमेंट था 5% और इन्फ्लेशन उस वक्त 2% था। फिर कुछ लोगों को काम मिल गया तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया 4%। इन्फ्लेशन हालांकि तुरंत नहीं बढ़ा, 2% वो भी रहा। फिर और लोगों को काम मिल गया तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया 3%। अब महंगाई और बढ़ गई क्योंकि सारे लोग जाके बहुत सारे ऑनियन खरीद रहे हैं, तो ऑनियन का डिमांड बढ़ गया तो 20 रुपए का ऑनियन 50 का मिला है, तो इन्फ्लेशन बढ़ के हो गया 5%। तो अनएम्प्लॉयमेंट फॉल्स देन इन्फ्लेशन राइजेस। आई गिव यू 30 सेकंड्स, ये बात को दिमाग में उतार। अभी हम आते हैं नायरू पे, वो ऐसी बात है समझो, प्लेन भी उड़ता है तो एक ही सेकंड में तो हमें नहीं उड़ता ना, वो 50-100 मीटर का पहले रनवे लेता है फिर फ्लाइट ऊपर जाती है। तो उसी तरह आप देखो, जब 5% अनएम्प्लॉयमेंट था तब भी महंगाई 2% थी, जब 4% अनएम्प्लॉयमेंट था तब भी महंगाई 2% है। एक्स और वाई की हम बात करें तो यहाँ तक वो प्लेन अभी लैंडिंग स्ट्रिप या जो भी है उस पर टेक ऑफ करने के लिए उड़ान भर रहा है। फिर ये पॉइंट से जब हमारा सीधा हवा में हो गया कि जैसे ही बेरोजगारी और कम हो गई 3%, तो इन्फ्लेशन बढ़ के सीधा हो गया 5, तो नाउ द फ्लाइट हैज गॉन अप। वो वही जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट फॉल्स देन इन्फ्लेशन राइजेस, क्योंकि जिनको जॉब मिला वो शॉपिंग करेंगे, डिमांड बढ़े तो प्राइस बढ़े। अगेन आई गिव यू 30 सेकंड, इसको दिमाग में उतारो। अब आप देखिए, ये जो पॉइंट था जब एक्स यानी अनएम्प्लॉयमेंट 4 था और वाई यानी इन्फ्लेशन 2 था, ये पॉइंट के आगे समझो प्लेन ने हवा में वो चला गया, फिर ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट एक्स हो गया 3 और इन्फ्लेशन बहुत बढ़ के वाई हो गया 5। तो ये जो पॉइंट था उसके भी ऑन टेक ऑफ कर लिया। इस पॉइंट को हम कहते हैं नायरू। नायरू मींस नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी का वो दर, अगर उससे बेरोजगारी ज्यादा कम हो गई कि यहाँ क्या बेरोजगार 4% है, उससे कम हो गई 3%, तो फिर महंगाई बढ़ेगी, फिर ज्यादा महंगाई बढ़ गई। इफ अनएम्प्लॉयमेंट फॉल्स बिलो दिस लेवल देन इन्फ्लेशन विल राइज, उसके बाद इन्फ्लेशन की उड़ान टेक ऑफ कर लेती है। अब नायरू का एग्जैक्ट तो हाइपोथेटिकल बातें हैं, लेकिन ये 4 to 5% के आसपास होता है, मतलब बेरोजगारी दर 4 से 5% से कम हो गया तब लोगों को जॉब मिल गया तो फिर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ भी सकती है, ऐसा ही बोल रहा है। आई गिव यू 30 सेकंड्स, ये बात दिमाग में उतारो। फुल फॉर्म याद रखना है, नॉन एक्सेलरेटिंग, मतलब इसके बाद तो एक्सेलरेट हो गया ना, एकदम हमें हो गया। इन्फ्लेशन मतलब कंट्रोल में रहा तब तक। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मतलब आप समझो, जो रेट है नायरू रेट है वो किसकी बात कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट की। वो खुद में इंटरेस्ट यानी ब्याज की बात नहीं कर रहा, वो खुद में इन्फ्लेशन, वो तो उसका आउटकम आगे आएगा। ये किसकी बात कर रहा है, ये रेट बेरोजगारी की बात कर रहा है कि यदि बेरोजगारी का ये वो दर है, उससे अगर बेरोजगारी कम हो गई तो महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो खिचड़ी नहीं करनी। न्यूट्रल रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ अलग चीज थी। न्यूट्रल रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या था कि अगर लोन का इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो जीडीपी खराब करेगा, और लोन इंटरेस्ट अगर बहुत कम हो जाएगा तो महंगाई बढ़ा देगा क्योंकि वो लोग बहुत शॉपिंग करेंगे। तो न्यूट्रल रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन के ब्याज दर की बात कर रहा था, जबकि नायरू है वो बेरोजगारी दर की बात कर रहा है, नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो मान लो ये जो नायरू लेवल है, ये जो भी 4 to 5% अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब ये आदर्श है, इतने तो बेरोजगार होनी चाहिए, और सबके पास जॉब आ गया तो भी महंगाई बढ़ जाएगी। तो आप समझिए, सरकार तो स्वाभाविक चाहेगी कि सब लोगों की बेरोजगारी चली जाए ताकि वो खुश होकर हमको वोट दे दे। तो सरकार तो और खींचना चालू करेगी कि नहीं बेरोजगारी और कम कर दो, 0% बेरोजगारी। लेकिन 0% बेरोजगारी करेंगे तो हम इधर पहुंच जाएंगे, तो फिर महंगाई तो 1000 टका हो सकती है। तो आरबीआई क्या चाहे, नहीं सबके पास रोजगार नहीं होना चाहिए, कुछ लोग घर बैठे हुए ठीक है। तो आरबीआई विल कीप एन आई ऑन दिस, ताकि जब भी उसको लगे कि बेरोजगारी के 4 to 5% बराबर है, बहुत कम लोग बेरोजगार है 2%, इसका मतलब महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, तो मुझे इन्फ्लेशन कंट्रोल करना होगा। तो आरबीआई इस डेटा को एडवांस में देखती रहेगी ताकि वो प्रोजेक्शन कर सके कि भविष्य में इन्फ्लेशन कितना ज्यादा हो सकता है। तो समझो ये जो नायरू लेवल यहाँ पर है, तो तब तक आरबीआई का हार्ड इमोजी है। इससे अगर इस साइड जाने लगा बेरोजगारी दर तो आरबीआई का शेयर इमोजी हो जाएगा, क्योंकि फिर इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगा। और आरबीआई को आप जानते हैं मैंडेट दिया गया 2 to 6% कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से ज्यादा महंगाई बढ़नी नहीं चाहिए, तो काफी तकलीफ वाला काम है। ये सब शॉर्ट टर्म की बात है। लॉन्ग टर्म में तो समझो इलिप का वर्टिकल लाइन है, कुछ लोगों को काम कभी नहीं मिलेगा, तो लॉन्ग टर्म में जो वर्टिकल लाइन है, पर शॉर्ट टर्म में ये सब दिक्कतें आ सकती है। अब आप समझिए जनरल प्राइस लेवल है 100, चीजें महंगी हो गई 110 रुपीज की, आपका इन्फ्लेशन है, तो स्वाभाविक है सरकार और आरबीआई ने कदम उठाने होंगे कि सस्ता हो जाए 103, 102, 101। इसे क्या कहें, डिस्फ्लेशन। जब सस्ता करवाने की कोशिश की जाए ताकि वो जनरल प्राइस लेवल तक पहुंच सके। और अब तक हमने ये भी देखा कि डिफ्लेशन बहुत सस्ता हो जाना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उससे फिलिप के हिसाब से बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है। तो तब आरबीआई और सरकार क्या करे, महंगाई बढ़ाने की कोशिश करेगी। डिफ्लेशन हो गया 90 रुपीज का नहीं 100 का माल होना चाहिए, तो 90, 96, 99 तक उसको ले जाने की कोशिश हो, इसे क्या कहें, रिफ्लेशन। जब जबरदस्ती का मेहनत करके प्रोएक्टिव मेजर्स लेके आरबीआई एंड गवर्नमेंट ट्राइंग टू इंक्रीज द इन्फ्लेशन, इट इज कॉल्ड रिफ्लेशन। ऑब्जेक्टिव क्या, जनरल प्राइस लेवल पे सबको लाना है। अब ये जो बात है डिफ्लेशन, मतलब चीजें बहुत सस्ती हो जाना कि 80 किलोग्राम का डिमांड है जबकि सप्लाई 100 केजी का है, तो क्या करना चाहिए। आप कहीं कुछ करके ये डिमांड बढ़ा देनी चाहिए, एक बात हो सकती है, या आप ये कहीं कुछ करके सप्लाई कम कर दो ताकि 80 किलोग्राम ही हो, 80 किलोग्राम का डिमांड हो तो ठीक है। पर आप समझो सप्लाई कम करने की बात प्रैक्टिकल नहीं है, बिकॉज व्हेन यू से वी शुड रिड्यूस द सप्लाई, यानी आप क्या बोल रहे हैं, वी शुड रिड्यूस द प्रोडक्शन एंड देयरफॉर वी शुड रिड्यूस द जीडीपी। तो जीडीपी ग्रोथ गिराने की बात तो लॉजिकल हो नहीं सकती, क्योंकि फिर लोगों के जॉब चले जाएंगे। तो हमेशा अगर प्रोडक्शन ज्यादा है तो हमें डिमांड ही बढ़ाने की कोशिश करनी होगी।
तो फाइटिंग डिफ्लेशन कि ऑनियन 10 रुपीज़ की जगह 5 रुपए का हो गया, तो क्या किया जाए? वापस उसको महंगा कराना है, डिमांड बढ़ानी है, टारगेट क्या करेगी? चीप मनी पॉलिसी, यानी ये सीआरआर, एसएलआर, रेपो, वो सबको ऐसे चेंज किया जाता है कि लोन सस्ते हो जाता है, कि पब्लिक देना आनंद शॉपिंग करे, जनता को खरीदी के लिए प्रोत्साहित करो, उसके वास्ते सरकार टैक्स में माफी दे, कुछ जीएसटी, टीवी, फ्रिज, मोबाइल वगैरह पे कम कर दे, आपको कहा जाए नया मकान खरीदोगे तो लोन लेने वास्ते हम आपको इनकम टैक्स के अंदर कुछ छूट देंगे, पब्लिक प्रोजेक्ट पे सरकार खर्चा बढ़ा दे, हाईवे, हॉस्पिटल, ताकि स्टील सीमेंट की डिमांड बढ़ जाए, तो ये सब करके रिफ्लेशन की कोशिश हो सकती है। तो रिफ्लेशन की कोशिश के लिए आरबीआई भी कुछ कर सकती है, सरकार क्या और कर सकती है? फिजिकल स्टिमुलस, पिलर 2 डी में देखा था, ये सब टैक्स कम कर दो, सब्सिडी देना चालू करो, इससे भी टेम्पररी आप डिमांड को पुश कर सकते हैं, इन्फ्लेशन से लड़ सकते हैं, और ऐसा करके हम रिफ्लेशन की तरफ लेने की कोशिश करें। तो हमने इन्फ्लेशन के कॉज और रेमेडीज ये तो देख लिया, अब आगे के मुद्दे तो आसान है। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मांग जनित महंगाई, कि जनता के पास पैसा बढ़ गया है इसलिए वो शॉपिंग कम कर रहे हैं, इसलिए डिमांड बढ़ी, इसलिए महंगाई बढ़ रही है। मान लो पे कमीशन, 7th पे कमीशन तो था जो भी एक माथुर, जस्टिस के माथुर, अब 8th पे कमीशन आया, वो कहे सब जो गवर्नमेंट ऑफिसर है उनका सैलरी 5 लाख कर दो, तो मार्केट में तो इतना सब ऑनियन और मकान और ये सब के सामने डिमांड बढ़ जाएगा, तो महंगाई बढ़ सकती है। उसी तरह पीएम किसान स्कीम, उसमें क्या सरकार सीधा ही फार्मर को 6,000 रुपए दे दे, राहुल गांधी ये कह रहे कांग्रेस सरकार आएगी न्याय योजना लाएंगे, 72,000 रुपीज दे देंगे गरीबों को हर साल, यूनिवर्सल बेसिक इनकम देने की बात, तो इससे भी डिमांड बढ़ सकती है, और सप्लाई में इतनी इन्फ्लेशन हो सकती है, दैट इज ऑल डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मॉनेटरी इन्फ्लेशन, दे देना नोट छाप दिए जाए, कि आरबीआई कीप्स प्रिंटिंग मोर मनी, लेकिन मार्केट में इतना सामान नहीं हो तो भी महंगाई बढ़ेगी, इसे क्या कहते हैं? मॉनेटरी इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, पेट्रोल महंगा होगा तो टैक्सी का किराया भी महंगा होगा, प्राइस राइज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ इनपुट्स, क्रूड ऑयल महंगा होना, ट्रेड ऑनियन माफिया, ट्रेड यूनियन, मजदूर संघ हड़ताल पे जाए और क्या हमें ज्यादा सैलरी दो, तो कंपनी का ठीक है हम आपको ज्यादा सैलरी देंगे, लेकिन सामने हमारा टीवी, फ्रिज, मोबाइल भी महंगा कर देंगे, तो ये क्या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, क्योंकि वेजेस या लेबर का कॉस्ट बढ़ गया। नेचुरल डिजास्टर के बाद भी आप समझो, बाढ़ आ गई, साइक्लोन सुनामी आ गया, जितना ये ऑनियन पोटैटो उगाया था वो सब गिर गया, अब उसके चलते होगा ये कि पोटैटो और चिली महंगे हो जाएंगे, तो फिर जो पोटैटो चिप्स हैं उसके मेकर्स भी कह देखो पोटैटो महंगा है, तो ये पोटैटो चिप्स भी हमें महंगे बेचने पड़ेंगे, दैट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, बिकॉज रॉ मटेरियल महंगा हो गया। देन प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन, मुनाफाखोरी के चलते ये चीजें महंगी हो जाए, जैसे हमने देखा था ये जो ओपेक कार्टेल है, पिलर 3 ये याद करो, वो जानबूझ के ऑयल का सप्लाई कंट्रोल करते हैं ताकि वो महंगा रहे, तो ये क्या उनको खुद बहुत प्रॉफिट कमाना है, उसके वास्ते वो महंगाई करवा रहे हैं, प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन। इसी तरह सीमेंट कंपनियों पर भी आरोप है, जानबूझ के वो महंगी चीजें रखवाते हैं अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, सीमेंट महंगा है वो रखवाते हैं, चीजें महंगी हो रही है, ऑनियन 10 की जगह 20 का हो गया, वर्कर हड़ताल पे गया, सैलरी बढ़ाओ, मालिक ने सैलरी बढ़ाई लेकिन फिर टीवी का प्राइस भी बढ़ा दिया, तो और महंगाई बढ़ी है, ये इसे आप क्या करेंगे? इन्फ्लेशनरी स्पाइरल के चलते बिल्ट इन इन्फ्लेशन, क्योंकि वेजेस बढ़ रहे हैं इस कारण से चीजें महंगी हो रही है, क्योंकि कंपनी को सैलरी देने के लिए भी अपना प्रॉफिट के हिसाब से वो सब चीजें महंगी करनी पड़ेगी। तो बिल्ट इन इन्फ्लेशन क्या है? महंगाई बढ़ी तो वेतन बढ़ा तो महंगाई बढ़ी, यहाँ पे प्राइस वेज इन्फ्लेशनरी स्पाइरल के चलते जो बढ़ते रहे, दैट इज बिल्ट इन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो वेजेस बढ़ेंगे, तो महंगाई बढ़ेगी तो वेजेस बढ़ गया, बिल्ट इन हो गया। रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन, रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन मतलब आप अगर स्प्रिंग को बहुत दबा के रखो तो जिस दिन वो खुलेगी तो इतनी ज्यादा खुलेगी उसका कोई अंत नहीं। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, जो भी अमेरिका यूरोप की सरकारें हो वो प्राइस कंट्रोल अनाउंस करे कि जो शुगर है वो मान लो $1 से ज्यादा महंगा नहीं बेच सकते, एडिबल ऑयल है $2 से ज्यादा महंगा नहीं बेच सकते, तो जो भी व्यापारी है शॉपकीपर है उसकी जो प्रॉफिट कमाने की इच्छा थी वो दब चुकी है, स्प्रिंग ने दबा दिया। लेकिन जब वॉर खत्म हो जाए तो गवर्नमेंट ऐसे जो भी प्राइस कंट्रोल है, स्टॉक कंट्रोल है, वो सब हटा देगी, तब ये आदमी क्या सोचेगा कि जो मैं वर्ल्ड वॉर के दौरान नहीं कमा पाया वो सारा प्रॉफिट रिकवर करने के लिए $2 नहीं, अब सीधा $20 का ही मैं तो ऑनियन बेचूंगा, तो ये क्या स्प्रिंग की तरह उछल गया अब, तो ये क्या था? रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन, दमित महंगाई। टैगफ्लेशन, टैगफ्लेशन क्या है? पिलर 4 डी में भी हमने देखी थी बात, इन्फ्लेशन भी बढ़े, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़े, लेकिन जीडीपी ग्रोथ गिर जाए, महंगाई बहुत ज्यादा, बेरोजगारी बहुत ज्यादा, आर्थिक वृद्धि एकदम कम। अब कुछ लोग कहेंगे भाई अभी ब्रेक से पहले तुम हमको बता रहे थे कि कैसे फिलिप कव के हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ता है तो जॉब्स क्रिएट होते हैं, लेकिन वो मैंने आपको बताया भाई 5,000 रुपीज का अगर एक ऑनियन मिलेगा तो फिर कोई खरीदेगा ही नहीं, तो फार्मर सबको नौकरी पे निकाल देगा और खुद भी वो घर बैठ जाएगा कि मुझे ऑनियन उगाना भी नहीं क्योंकि कोई खरीद भी नहीं रहा है। तो हाई इन्फ्लेशन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड लो जीडीपी ग्रोथ, तीनों चीज कंबाइन हो तो होता है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन, क्यूफ्लेशन मतलब आप देखो कि मोबाइल फोन जो है अलग अलग मॉडल की रेंज चलती है, उस हिसाब से 10-12 हज़ार के मोबाइल आते हैं, आईफोन का जो भी रेंज चला हमारे 50-60 हज़ार तो उसके आसपास रहते हैं, तो उसका तो ग्राफ खास चेंज नहीं होता, पर हर साल कुछ महीने ऐसा ऑनियन का इन्फ्लेशन फिर ऐसा करो फिर ऐसा हो जाए, तो ये क्या है? एक तो ऐसा होता है बेल शेप का या ऐसा यू शेप का हो, तो पर मान लो ये ग्राफ ऐसा हो जाए या ये ऐसा हो जाए, तो एपिसोडिक राइज इन अ फ्यू कमोडिटीज, मतलब बाकी चीजों में इन्फ्लेशन सिमिलर है फोन में, टीवी में, लेकिन कुछ चीजों में महंगाई अचानक से बहुत बढ़ती जाती है, दे रिमेन हायर देन यूजुअल, तो ग्राफ आपका इवन नहीं होता है, स्क्यूड होता है, मतलब एक तरफ असंतुलित होता है। तो पल्सिस टोमेटो ऑनियन वगैरह में आप जानते हैं ये होते रहते हैं कि बाकी चीजों का ग्राफ देखो, इसका देखो अलग ही दिशा है। मान लो भारत में फूड इन्फ्लेशन है 10, फ्यूल इन्फ्लेशन भी है 10, बाकी गुड्स एंड सर्विसेज में 10% महंगाई बढ़ी, सर्विसेज में 10% महंगाई बढ़ी, तो 40% महंगाई बढ़ी, इसको हम क्या कहें? हेडलाइन इन्फ्लेशन, जो अखबारों की सुर्खियां बनाता है, इसलिए इसको कहते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन, इट इज मेक्स द न्यूज़ हेडलाइंस। अभी जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है कितना 40, इसमें से मैं फूड इन्फ्लेशन माइनस करूं मान लो 10 और फ्यूल इन्फ्लेशन भी माइनस करूं जो 10 हो, तो फिर क्या बचा 20, वो क्या? कोर इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन उसमें से फूड एनर्जी माइनस करो तो कोर इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन क्या है? जब सरकार की नीतियों के चलते महंगाई बढ़ जाए। आप याद करो पिलर 4 में हमने देखा कि कैसे एक जमाने में सरकार व्हीट पे बहुत ज्यादा तेजी से मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा रही थी, लेकिन दाल पे और बाकी चीजों पे इतना ज्यादा वो एमएसपी नहीं बढ़ा रही थी, मुश्किल से 190 रुपीज। तो जो फ्रूट वेजिटेबल उगाने वाले, दाल उगाने वाले फार्मर क्या सोचे, अब से दाल नहीं उगाना, अब से हमको व्हीट उगाना है, ये हम पिलर 4 में देख चुके हैं। तो स्वाभाविक है वेजिटेबल्स, पल्सीज, एडिबल ऑयल ये सब महंगा हो जाएगा क्योंकि सारे किसान इसको छोड़ के कहीं और जा रहे हैं सरकार की पॉलिसीज के चलते। तो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, संरचनात्मक मुद्रास्फीति, तो इन्फ्लेशन दैट इज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, कि जहां पर सरकार की एमएसपी नीतियों के चलते पल्सीज लोग कम हो गए तो उसकी महंगाई बढ़ जाए। सरकार एपीएमसी में रिफॉर्म ना ले और वहां पर कार्टेलाइजेशन, होर्डिंग ये सब चलता है जो पिलर 4 में हमने देखा था, और एपीएमसी में रिफॉर्म लेना है तो 3 फार्म लॉज लाने की जो बात हो वो ना हो पाए, तो ये सब क्या सरकार की नीतियों के चलते ही बर्बादी है, तो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन है। आप याद करो जब भी क्रूड ऑयल सस्ता होता है, कच्चा तेल सस्ता होता है इंटरनेशनल मार्केट में, तो अपना पेट्रोल डीजल क्यों नहीं सस्ता होता? क्योंकि सरकार तुरंत ही एक्साइज वैट टैक्स बढ़ा देती है, क्योंकि उनको अलग योजनाएं चलानी, उसके पैसा चाहिए, तो पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं होता।
तो ये तो सरकार की नीति है, तो ये क्या स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन है। अगर आप चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन चाहिए तो गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी बदलनी होगी, वरना ये परमानेंटली इन्फ्लेशन रहता ही है। ये जो राजस्थान में क्या खाई जाती है, दाल बाटी। बाटी मतलब वो लड्डू जैसी चीज होती है गेहूं की। तो पहले ये था कि मैं जब दाल बाटी मंगाता था स्विगी से, तो वो 125 रुपीज में 5 बाटी बेचता था। आजकल मैं मंगाता हूँ तो 4 बाटी बेचता है। प्राइस उसने चेंज नहीं किया, उतना ही 125। तब क्या कहें, महंगा हुआ कि सस्ता हुआ? महंगा हुआ, क्योंकि प्राइस सेम है पर वो मुझे चीज कम दे रहा है। तो ये क्या कहें, आप इसको क्या बोलेंगे, श्रिंकफ्लेशन, पैकेज डाउन साइजिंग। फॉर एग्जाम्पल, पहले जो विम है वो 10 रुपए का डिश वॉशिंग सोप है, 10 रुपए का था, वो 155 ग्राम का था। अब महंगाई बढ़ गई, क्योंकि विम वगैरह के अंदर भी क्या सब केमिकल लगेंगे, तो जो रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद क्रूड ऑयल महंगा हो जाए, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का सब आउटपुट महंगा हो जाए, तो इसका सोप भी महंगा हो जाएगा। लेकिन ये चाहता है कि 10 की जगह 12-15 रुपए का करूंगा तो लोगों को तकलीफ होगी, वो खरीदेंगे नहीं। लेकिन अपना प्रॉफिट भी इसको कायम रखना है, तो क्या किया जाए, 10 रुपए में वो 135 ग्राम ही देता है। तो ये है श्रिंकफ्लेशन या पैकेज डाउन साइजिंग। साउथ कोरिया या जापान या किसी देश ने ये कहा कि तुमने ये पैकेट पे मेंशन करना होगा कि पहले हम इतना देते थे लेकिन अब हम इतना दे रहे हैं। फिर वो साउथ कोरिया ये न्यूज़ काम की नहीं, हमारे लिए सिर्फ टर्म काम का, मैंने आपको बता दिया। टैक्सफ्लेशन क्या है, लगाओ तुक्का। रिफाइनरी से जो पेट्रोल डीजल आता है 40 रुपए का है, सरकार उस पे यूनियन गवर्नमेंट का टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट का वेट 55 रुपए का लगता है, पेट्रोल 95 और अब उससे भी ज्यादा महंगा। तो टैक्सफ्लेशन क्या है, सरकार की टैक्स नीतियों के चलते जो महंगाई है। ब्लैक मनी इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। मान लीजिए कोई एक बिजनेसमैन है, उसने 50 लाख रुपए का जो भी इनकम टैक्स और चीजें भरनी थी नहीं भरी। अब स्वाभाविक है 50 लाख बैंक में रखेगा तो फिर आधार कार्ड से सब, पान कार्ड से लिंक है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड कर सकता है। तो क्या मैं कैश में किसी और बिल्डर को दे देता हूँ, तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता हूँ और वो मकान मेरे नाम पे हो जाए, तो इस कारण से मकानों की डिमांड बढ़ती है, तो मकानों का प्राइस बढ़ता है। तो ये क्या, ब्लैक मनी इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। ये काला धन छुपाने के लिए उसमें इन्वेस्ट करा तो डिमांड बढ़ती है। होर्डिंग या ब्लैक मार्केटिंग भी महंगाई कर सकते हैं। मान लीजिए एक एग्रीकल्चर ट्रेडर है, अब उसको वेजिटेबल वो बेचने नहीं निकाले, ऑनियन मान लो 2 महीने तक स्टॉक आने नहीं दे, वेयर हाउस में संग्रह खोरी करे, होर्डिंग करे या काला बाजारी करे, ब्लैक मार्केटिंग करे, तो सप्लाई कम होगी तो स्वाभाविक प्राइस बढ़ जाएगा। क्रेडिट इन्फ्लेशन, सस्ते लोन के चलते महंगाई बढ़ जाए। मान लीजिए आरबीआई रेपो सस्ता कर दे, तो बैंक वाले लोन सस्ते करेंगे, तो सस्ता लोन लेके पब्लिक दे, रहने को एक मकान चाहिए, तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट के लिए दूसरा भी मकान खरीद लेते हैं। अब हमने दूसरा मकान खरीदा 1 करोड़ में और हमको 5 करोड़ प्रॉफिट होगा, तभी हम बेचेंगे, तब तक वो बेचेगा नहीं, तो मकान तो है पर सप्लाई उसका बढ़ नहीं रहा है सेलिंग मार्केट में। और सामने दूसरे लोग हैं, हमें भी सस्ता लोन मिला तो हमको भी ये मकान खरीदने, तो ये सबके चलते क्या डिमांड बढ़ती रहती है, तो प्राइस बढ़ता है। तो दैट इज कॉल्ड क्रेडिट इन्फ्लेशन। क्रेडिट इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को आप उसकी स्पीड के हिसाब से भी क्लासिफाई कर सकते हैं कि मान लीजिए 2-3-4% की ग्रोथ से इन्फ्लेशन बढ़ता हो तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन। फिर 4 से बढ़ के 5, 6, 10, 12 हो जाए, वॉकिंग या ट्रॉटिंग, मतलब ये जो घोड़ा टप 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 चलता है ऐसा, वॉकिंग या ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। फिर रेस का घोड़ा तो क्या दिन रात दौड़ेगा, 20 टका, 100, 10,000, तो ये होता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन या हाइपर इन्फ्लेशन। फॉर एग्जाम्पल रशिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये सब बाकी यूरोपियन देशों ने सजा की उसे कि तुम हमें पैसा दो, वार की नुकसान की भरपाई करो, ट्रीटी ऑफ वर्साई हुआ। उसके बाद जर्मन सरकार और उनकी सेंट्रल बैंक ने दनादन नोट छापने लगी, लेकिन मार्केट में इतनी चीजें थी नहीं, तो बहुत महंगाई बढ़ गई, 10,000 टका, 20,000 टका। आज की तारीख में भी जिम्बाब्वे में, ईरान में, वेनेजुएला में ऐसी बहुत महंगाई है, तो उसे क्या कहते हैं, गैलोपिंग या हाइपर इन्फ्लेशन। ये सब हैंडआउट में लोड नहीं लेना है, ये तो क्या है कि एक बार कहानी मेरे मुझसे आप सुनेंगे तो आपको याद रहती बातें, अदरवाइज इट इज नॉट रॉकेट साइंस, पढ़ के भी समझ ही सकते हैं। अब आप देखो बेस इफेक्ट, 2010 में मान लो ऑनियन 100 रुपये का था, 2011 में भी 110, मतलब 10 रुपया महंगा हुआ, 2012 में और 10 रुपये महंगा हुआ 120। आपके प्राइस के हिसाब से तो ठीक है ना, 10 रुपये इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो जॉब चेंज हो जाएगा। इधर से इधर 100 से 110 बढ़ा तो कितना परसेंटेज बढ़ा, 10%। लेकिन इधर से इधर बढ़ा तो कितना बढ़ा, पहले 110 था फिर 120 हुआ, तो इनका परसेंटेज निकालो 9% आएगा। मतलब ये ऐसा कहता है कि भाव तो 10 रुपये बढ़ रहे हैं लेकिन परसेंटेज यहाँ पर 10% है और इधर 9% है, क्योंकि यहाँ पर क्या बेस कुछ अलग है। तो ये क्या है, बेस इफेक्ट। बेस इफेक्ट के चलते परसेंटेज इन्फ्लेशन आपको अलग अलग दिख सकता है, भले एब्सोल्यूट टर्म में तो 10-10 रुपये बढ़ापन, बेस इफेक्ट के चलते, मतलब जब आप a/b देते हैं तो नीचे क्या है उस राशि के हिसाब से परसेंटेज बदल जाता है, उसे कहते हैं बेस इफेक्ट। तो इन्फ्लेशन के टाइप्स हमने देखे, अब आखिरी मुद्दा बचता है इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स। इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स में ऐसा है, आसानी अपन फ्रेश माइंड चाहिए तो एक ब्रेक ले लेते हैं 5 मिनट का, उसके बाद हम लोग समझें इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स क्या, ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। थ्री मोर मिनट्स।
30 more seconds. ऑलराइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले टेल मी द वोटिंग लाइन। कैन यू सी मी, कैन यू हियर मी, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टू फॉर वोट करें। ऋषि, अमर, सृष्टि, अर्जुन, हर्ष, मयंक एंड अदर आंसर्स, जस्ट मूव फॉरवर्ड। मान लीजिए 2020 में मैं 100 रुपए बैंक में डिपॉजिट करता, 2021 तक वो मुझे 4% ब्याज देता, 104 मेरे पास आ जाता, तो ये हुआ नॉमिनल इंटरेस्ट 4%। लेकिन सेम टू सेम टाइम पे ऑनियन का प्राइस 20 से बढ़ के हो गया 26। तो पहले मैं 100 रुपये में 20 रुपीज़ पर किलो के प्राइस पे 5 किलोग्राम खरीद सकता था। अब मेरे पास पैसा तो बढ़ गया, पैसा बढ़ गया, 104 रुपये हो गया, बैंक में रखा था, और इन्फ्लेशन बढ़ा है, तो अभी 104/26 सिर्फ 4 किलो के आसपास में ऑनियन खरीद सकता हूँ। यानी मेरा परचेजिंग पावर कम हुआ। ये हिरन जो था दैट वाज नॉमिनल इंटरेस्ट 4%, लेकिन इन्फ्लेशन का जो लाइन था वो 30% की स्पीड से बढ़ा, तो मेरा रियल इंटरेस्ट रेट माइनस में चला गया। इन अदर वर्ड्स मेरा परचेजिंग पावर कम हो गया। ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी पिलर 1C में इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड के साथ समझ चुके हैं। मतलब कहना ऐसा चाहता है कि बैंक वाला जो सो तुमको 4% ही ब्याज देता है, पर इन्फ्लेशन अगर 30% है, तो फिर आपका जवाब ऐसा होगा कि वो सब मतलब नेगेटिव में आ जाएगा, क्योंकि आपका जो इन्फ्लेशन मान लो हम कहें 30 और आपको ब्याज मिला है +4, तो जब क्या आएगा -26, ये तो नेगेटिव में हो गया। उसके मुकाबले मान लीजिए आप गोल्ड में इन्वेस्ट करो तो आपको 35% प्रॉफिट हो, और इन्फ्लेशन तो अभी भी मान लो 30% ही हो, तो 35 - 30 तो +5 जब आए तो रियल इंटरेस्ट रेट आपका पॉजिटिव है। तो जनता क्या सोचे, बैंक में पैसा मत रखो, गोल्ड में पैसा रखना चाहिए, दैट इज मोर बेनिफिशियल, क्योंकि गोल्ड में हमें रियल इंटरेस्ट रेट अच्छा मिलता है। ये ऑलरेडी हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में भी समझ चुके हैं। तो अब सोचो इन्वेस्टर का रिएक्शन और उसकी इंप्लीकेशन क्या होगी। जब महंगाई बढ़ती है तो लोग क्या सोचेंगे, गोल्ड खरीदो, उसमें अपना इन्वेस्टमेंट सेफ है। तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ती है, तो फिर पिलर 3 याद करो, उस हिसाब से करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगी तो रुपया कमजोर होगा, एक बार का 75 नहीं 85 हो जाए, तो महंगाई और बढ़ेगी, क्योंकि क्रूड ऑयल महंगा तो पेट्रोल डीजल महंगा। तो इस चीज को आप क्या कहते हैं, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। मित्रों, हम पिलर 1A1 याद करें। मनी असल में खुद में क्या है, इट इज अ मेजर ऑफ वैल्यू एंड इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब ये पैसा मैं कहूँ 100 रुपया है, 100 रुपये कागज का टुकड़े क्या वैल्यू, इससे हम इतना पिज्जा खरीद सकते हैं, इतना ऑनियन खरीद सकते हैं, वो वस्तु असल में उसकी वैल्यू है, वो परचेजिंग पावर उसकी वैल्यू है। तो मान लीजिए जनवरी में डिपॉजिटर ने 100 रुपये बैंक को दिए, डिपॉजिट किए, और उस वक्त ऑनियन का प्राइस चला था 20 रुपीज़ पर किलोग्राम, यानी आप 100 रुपये में 5 किलो ऑनियन खरीद सकते थे। तो डिपॉजिटर ने जो पैसा डिपॉजिट किया, आपके 100 रुपया डिपॉजिट किया, मैं कहूँ उसने डिपॉजिट किया 5 किलो ऑनियन वर्थ ऑफ परचेजिंग पावर, और बैंक ने वही पैसा विजय माल्या को लोन के रूप में दिया। आपके 100 रुपया लोन में दिया, मैं कहूँ उस बैंक ने उस विजय माल्या को 5 किलो वर्थ ऑफ 5 किलो ऑनियन वर्थ ऑफ परचेजिंग पावर लोन में दिया है। अब दिसंबर तक पहुंचते हैं, मान लिया 12 छोड़ के नहीं भाग गया, वो एकदम ही ऑनेस्टली लोन रिपे कर दे, तो लोन रिपे करेगा तो क्या आपने 100 दिया था, वापस 104 आए, मान लो 4% इंटरेस्ट के हिसाब से पैसा उसने रिटर्न किया। लेकिन महंगाई बढ़ गई और अब ऑनियन सिर्फ 4 किलो ही आप खरीद सकते हैं 104 रुपीज़। तो मान लिया आपको रिटर्न क्या कर रहा है, 4 किलो। तो डिपॉजिटर है, उसका फायदा हुआ कि नुकसान। फिर पैसों में बोलो तो यूनिट के हिसाब से 100 का 104 तो फायदा है, पर रियल परचेजिंग पावर के रूप में बोलो तो आपका नुकसान है। आपने 5 किलो उसको दिए थे, वो आपको 4 किलो लौटा रहा है। आप इसको ऐसे भी विजुलाइज कर सकते थे कि समझो डिपॉजिटर या लेंडर या बॉन्ड होल्डर, ये सब लोग क्या करते हैं, लोन देते हैं। अब लोन को आप ये समझो कि वो 100 रुपया नहीं, 5 किलो ऑनियन या शुगर है। तो जो बॉरोवर है उसको कितना मिला है, 5 किलो का परचेजिंग पावर। वो 1-2 साल बाद जब आप लौटा रहा है तो पैसा तो ज्यादा मिला है, लेकिन परचेजिंग पावर कम हो रहा है। 4 किलोग्राम का आपको शुगर वो लौटा रहा है, ये तो आपका लॉस है ना। आपने पड़ोसी को 5 किलो दिया था शक्कर, वो आपको 4 किलो लौटा रहा है, 1 साल के बाद आपका लॉस है। तो यानी इनका सैड इमोजी है। अब माल्या के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आपने अपने नेबर को 5 किलोग्राम शुगर दिया, चीनी दिया, वो 1 साल बाद 4 किलो लौटाता है, आप दुखी है, तो वो तो खुश होगा ना कि मैं कितना सियाना था कि मैंने 5 किलो नहीं 4 किलो, तो मेरा 1 किलो का फायदा है। तो यानी कि बॉरोवर या बॉन्ड इश्यूअर इन्फ्लेशन के चलते खुश हो जाता है, क्योंकि उसने आपको परचेजिंग पावर के हिसाब से पहले से कम पैसा रिटर्न करना है। तो लेट मी अपडेट द टेबल। अभी बॉरोवर और बिजनेसमैन और करेंसी को भूल जाओ, सिर्फ इतना देखो, इन्फ्लेशन बढ़ता है 35 रुपीज़ की चीज़ 140 की हो जाए, तो लेंडर, डिपॉजिटर, पेंशनर एंड बॉन्ड होल्डर ये सब लोग दुखी हो जाते हैं। लेंडर, डिपॉजिटर, बॉन्ड होल्डर का आप समझते हैं, पेंशनर क्यों, क्योंकि पेंशनर का पेंशन फिक्स जो आएगा उसके हिसाब से महंगाई अगर बढ़ रही है तो वो भी दुखी हो जाएगा, तो इट इज इनएविटेबल। तो ये जितने भी फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स वाले होते हैं, जिनको सैलरी मिलता है, पेंशन मिलता है, बॉन्ड का ब्याज मिलता है, डिपॉजिटर का ब्याज मिलता है, वो सब दुखी हो जाते हैं महंगाई के चलते, क्योंकि उनका रियल परचेजिंग पावर कम होता है। बॉरोवर का फायदा हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया वो जो आपको रिटर्न करेगा वो परचेजिंग पावर ओरिजिनल के मुकाबले कम होगा, तो वो सोचेगा मैं कितना सियाना हूँ, मेरा प्रॉफिट है ये। बिजनेसमैन का सोचो, क्या महंगाई से वो दुखी हो जाएंगे, आपके रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा तो दुखी हो जाएंगे, बट दे विल मेक द ट्रिक आउट ऑफ इट। वैसा फ्यूल का प्राइस, एरोप्लेन में जो फ्यूल लगता है उसका भाव 10% बढ़ा, तो इन लोगों ने प्लेन के टिकट 15% बढ़ा दिया, ये बोलते कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। तो बिजनेसमैन समझो, रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ता है तो वो अपने फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस उससे ज्यादा स्पीड से बढ़ा देते हैं, तो असल में वो कुछ तो प्रॉफिट कमा रहे हैं, पहले से ज्यादा कमा रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज के हिसाब से स्पीड उसने बढ़ा दिया अपने प्राइसेस की। तो बिजनेसमैन असल में महंगाई से खुश होता है, थियरी ऐसा बोलती है। आपको सब कुछ सेंसिबल लिमिट, फिर वो भी 5000 रुपये का एरोप्लेन का, मान लो 5 लाख रुपये का 50 लाख रुपये का पेट्रोल हो गया, तो फिर तो कोई प्लेन में जाएगा नहीं, तो फिर दुखी हो जाएगा। बट ऑफ कोर्स सर्टेन लेवल बिजनेसमैन विल बी हैप्पी कि मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। महंगाई का बहाना बना के मैं लोगों को लूटूंगा। तो मैंने यहाँ पर टेबल बनाया, फिक्स्ड इनकम ग्रुप वाले दुखी है, बॉरोवर खुश है क्योंकि कम परचेजिंग पावर आपको वापस करेगा वो, बिजनेसमैन भी खुश है कि मैं आप लोगों को लूट लूंगा, करेंसी भी होगी उसको भी आप इग्नोर करो, वो थोड़ी देर में हम समझते हैं। पहले तो सिर्फ इतना फोकस करो, करेंसी को भी इग्नोर करो, आई गिव यू 20 सेकंड्स। मान लीजिए इन्वेस्टर ने अमेरिकन गवर्नमेंट का बॉन्ड खरीदा, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी या ट्रेजरी बॉन्ड खरीदा, इन्वेस्टर लोन दे रहा है $100 की। मान लो जब उसने 2009 में ये लोन दिया था, तो ऑनियन का परचेजिंग 5 किलो आप खरीद सकते थे $100 में, यानी इन्वेस्टर 5 किलोग्राम ऑनियन एक प्रकार से सरकार को लोन में दिया। फिर सरकार ने क्या किया कि 2009 में आप याद करो, 2007 में
अमेरिका में सब प्राइम प्राइस आई, उसके चलते बहुत महंगाई बढ़ गई थी। माफ कीजिए, रिसेशन आ गया था, उसका ग्रोथ रेट बहुत कम हो गया था। तो उससे निकलने के लिए सेंट्रल बैंक, अमेरिकन सेंट्रल बैंक या यूएस फेडरल रिजर्व करता है क्वांटिटेटिव ईजिंग। मतलब कि हम रेपो और सीआरआर सस्ते कर देंगे ताकि पब्लिक को दे दना सस्ते लोन मिले, वो दे दना शॉपिंग करे। तो अब सेंट्रल बैंक की इस नीति के चलते क्या होगा, हमने अभी देखा लोन सस्ता होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, तो मकानों के प्राइस बढ़ गए। तो ये तो एक प्रकार से महंगाई सरकार ने बढ़वा दी लोन सस्ते करा के। और आप याद करो, सस्ते लोन से मकान की डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ता है, जिसे हम कहते हैं क्रेडिट इन्फ्लेशन। क्रेडिट इन्फ्लेशन। अब आप सोचो, महंगाई एक प्रकार से उनकी सेंट्रल बैंक ने बढ़ाई है यूजिंग द क्वांटिटेटिव ईजिंग पॉलिसी। अब इन्फ्लेशन बढ़ गया है। मान लीजिए कुछ साल बाद अमेरिकन सरकार बॉन्ड होल्डर को रिटर्न करती है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, तो 100 प्रिंसिपल और 4 इंटरेस्ट के हिसाब से $104 अमेरिकन गवर्नमेंट ने बॉन्ड होल्डर्स को वापस किए। लेकिन परचेजिंग पावर के हिसाब से सोचो, इन्वेस्टर तो दुखी है ना, क्योंकि वो कहे भाई मैंने आपको जब दिया था तब 5 किलो ऑनियन मैं खरीद सकता था, लेकिन आप मुझे लौटा रहे हैं सिर्फ 4 किलो ऑनियन, तो यानी मेरा लॉस है और सरकार का एक प्रकार से फायदा हो गया कि हमने 5 किलो ऑनियन लिए थे लेकिन आपको 4 किलो लौटा है। इसे क्या कहें, इन्फ्लेटिंग अवे द डेट। मतलब लोन लिया और फिर बलून फुला दिया महंगाई का, और फिर हीलियम वायु वाला था, मान लो बलून तो उड़ गया। तो लोन तो सरकार ने लिया लेकिन वापस कितना लौटाया नहीं थे। एक प्रकार से जो भी उनकी प्रॉफिट हो गई या मजा उनको आ गया, वो क्या इन्फ्लेटिंग अवे द डेट। ये जो शब्द है ये हमारे लिए काम का नहीं, लेकिन द हिंदू कॉलमनिस्ट इसको याद करके देखो सरकार ने उस वक्त क्या था, इन्फ्लेटिंग अवे द डेट कर दिया था, तो सब फिर से करेंगे वगैरह वगैरह। तो वो क्या बोलना चाहते हैं, वो ये बात बोलना चाहते हैं कि सरकार ही आपसे लोन लेती है लेकिन उनकी सेंट्रल बैंक लोन सस्ते करवा देती है, उसके चलते महंगाई बढ़ती है, तो सरकार आपको पैसा जो रिटर्न करती है उसका परचेजिंग पावर कम रहता है। दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेटिंग अवे द डेट। अब अपना क्या आखिरी मुद्दा ये था, तो मतलब बोरोवर इंक्लूडिंग गवर्नमेंट जो बोरो करे उनको तो मौज है, लैंडर डिपॉजिटर बॉन्ड होल्डर वो सब दुखी है। लोकल करेंसी वीक होगी, ये क्या कहना चाहता है। मान लीजिए इंडिया में 1 किलो चाय का भाव चला हो 300 रुपये 2022 में, और फिर 2023 में वो बढ़ के हो जाए 500 रुपीज़। इसका कारण ये हो सकता है कि बहुत बैड मानसून या साइक्लोन सुनामी के चलते चाय का टी का प्रोडक्शन नहीं हुआ, शॉर्टेज हो गई, तो चाय महंगी हो गई। तो 300 टू 500 मतलब 66% महंगाई बढ़ गई चाय में। लेकिन केन्या में जो चाय 1 किलोग्राम में खरीदने आप जाए, पहले 455 केनियन शिलिंग लगती हो और 2023 में भी 455 केनियन शिलिंग ही लगती हो, तो 0% इन्फ्लेशन है। अब आप सोचो इससे होगा क्या। जो फॉरेन बायर है वो इंडिया की चाय को मना कर देगा कि भाई तुम्हारी चाय बहुत महंगी, हम नहीं लेंगे, 66% महंगी हो गई, तो हम तो केन्या से चाय खरीदेंगे, ऐसा फॉरेनर बोलने लगे। तो इंडिया के एक्सपोर्ट कम होंगे, तो इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, और करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा तो रुपया वीक हो जाएगा कि पहले $1.75 की जगह 80 में मिलेगा। ये मामला क्या है, रिक्वेस्ट कि आपको पिलर टीबी करेंसी एक्सचेंज की समझ होनी चाहिए। तो समझो महंगाई बढ़ती है तो हमारे एक्सपोर्ट डाउन हो जाते हैं, तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है तो रुपया वीक हो जाता है। आई गिव 30 सेकंड्स, इस लॉजिक को दिमाग में उतारो। अभी कुछ लोग खिचड़ी करेंगे, वो फोटो फ्रेम के बाहर चले जाएंगे। यहाँ हम लोग क्या बात करें, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ती है भारत के अंदर, तो फॉरेनर्स कम शॉपिंग करेंगे यहाँ से, कहीं और दूसरे देश से खरीदेंगे, तो करंट अकाउंट डेफिसिट भारत की बढ़ती है तो भारत का रुपया कमजोर होगा। अब कुछ लोग कहेंगे देखो रुपया कमजोर हुआ, यहाँ के डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ, डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ कि डॉलर मान लो 40 की जगह 80 में मिल रहा है, मीन्स कि रुपया वीक हो गया है। और फिर हमने पिलर 3 में क्या समझा था कि रुपया अगर वीक होता है या डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है कि डॉलर 40 की जगह 80 का हो जाए, तो भारत के एक्सपोर्टर्स को मजा आ जाएगा क्योंकि फॉरेनर्स भारत का माल ज्यादा खरीदेंगे। राइट राइट, लेकिन खिचड़ी नहीं करनी है। ये बात कब तक सही है, जब तक इन्फ्लेशन सेम टू सेम रहे। यहाँ पर क्या हो रहा है कि भारत की जो चाय है वो बहुत ज्यादा महंगी हो गई, मान लो इन्फ्लेशन 66% हो गया, आपके रुपया वीक होगा इन्फ्लेशन के चलते, हमने समझा रुपया मान लो 6% ही वीक हुआ, तो फॉरेनर कैलकुलेशन करने बैठेगा तो वो यही देखेगा कि मेरा परचेजिंग पावर, मेरे डॉलर का परचेजिंग पावर भारत में बहुत बेकार हो गया है। तो ना रुपी बिकेम वीक, मान लो $1.75 की जगह 80 का हो गया, 6% चेंज है, तो सब लोगों ने भारत का चाय खरीदना चाहिए एज पर द लॉजिक वी लर्न इन पिलर 3 भी। लेकिन फॉरेनर मना करेगा ना कि भाई तुम्हारी चाय 66% एक्सपेंसिव हो गई, तो 6% एक्सचेंज रेट चाय से तो मुझे कोई फायदा है नहीं, मैं तो केन्या से ही चाय खरीदूंगा। ये 30 सेकंड ये बात दिमाग में उतार, नहीं उतरे तो नोट पे लेके मैट्रिक्स बनाओ। तो लेट मी अपडेट द मैट्रिक्स। लोकल करेंसी वीक होगी जब भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बिजनेसमैन खुश होगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा तेजी से भाव बढ़ा देगा, खासकर ये एयरलाइन कंपनी वाले। बोरोवर भी खुश होगा क्योंकि उसने परचेजिंग पावर के हिसाब से कम पैसा लौटाना है। तो सब फिर नुकसान किसका है, नुकसान बस एक ही, जो लैंडर डिपॉजिटर पेंशन बॉन्ड होल्डर फिक्स्ड इनकम ग्रुप, मतलब जो सामान्य मध्यम वर्ग है, नुकसान सारे उसके और गरीब लोगों के नुकसान है। तो हमें बस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम याद रखना है। जब डिफ्लेशन होगा मतलब चीजें सस्ती हो जाएंगी, 10 रुपए का चीज 5 रुपए का हो गया, तब ये टेबल को उल्टा लिख देना है कि अगर चीजें सस्ती हो गई तो स्वाभाविक है फिर ये फिक्स्ड इनकम ग्रुप वाले लैंडर डिपॉजिटर पेंशन बॉन्ड होल्डर वो दुखी थोड़ी होंगे, वो सब खुश हो जाएंगे कि हमें ज्यादा परचेजिंग पावर हमारा बढ़ गया। बोरोवर दुखी हो जाएगा क्यों, क्योंकि अगर इस साइड वो खुश था तो इस साइड वो दुखी हो जाएगा, क्योंकि परचेजिंग पावर के हिसाब से उसको आपको जो दे रहा है वो ज्यादा पैसा वापस कर रहा है। वैसा कि आपने उसको शक्कर या चीनी पड़ोसी को 5 किलो दिया था और अगले साल उसने 6 किलो लौटाना पड़े, 7 किलो लौटाना पड़े। बिजनेसमैन दुखी हो जाएगा क्योंकि अगर चीजें सस्ती हो गई तो उसका प्रॉफिट मार्जिन पहले से कम रहेगा। लोकल करेंसी स्वाभाविक है स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्यों, क्योंकि अगर भारत में चाय सस्ती हो गई, केन्या में चाय सस्ती नहीं हुई, तो केन्या से भी जो अमेरिकन चाय खरीदते थे वो भारत में खरीदेंगे, उसके चलते भारत में बहुत सारे डॉलर्स आएंगे, तो डॉलर का सप्लाई बढ़ेगा, तो क्या होगा, डॉलर वीक हो जाएगा, रुपया स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। पॉपुलर 3 की बात याद करो, मैट्रिक्स बना दो पता चले, नहीं पता चले तो कोई बात नहीं, सिर्फ इन्फ्लेशन का कॉलम याद रखना है, डिफ्लेशन में उसका उल्टा लिख देना है। ये 30 सेकंड ये मैट्रिक का लॉजिक समझो। इसमें से कुछ क्रेजी क्वेश्चन पूछे खासकर सीरियस परीक्षा में, जिसमें हम इंटरप्रिटेशन करें जब वो सवाल जाता है, ऑफिशियल आंसर की ओर जाती है, लेकिन वो हम कल देखेंगे क्योंकि पहले आप इतना पढ़ो दिमाग में उतारो फिर वो आगे चले। अब ये जो हमने समझा यहाँ तक वो सही समझा है, इसमें फिर बहुत खिचड़ी बनाने मत बैठना कि देखो दाल तो सरकार एमएसपी ज्यादा देगी, किसान ज्यादा पैसा कमाएगा तो बंगला महंगा हो जाएगा, वो तो सब ग्राफ बना के इधर उधर चला, उसका कोई अंत है नहीं। आपको एमसीक्यू के अंदर फोटो फ्रेम के हिसाब से टिक करना है, कितना पूछा है, एक दो स्टेप तक ही आपको लॉजिक दोहराना चाहिए। तो इन्फ्लेशन के अंदर कॉजेज, रेमेडीज, टाइप्स और इफेक्ट देखिए। कल हम इन्फ्लेशन का मेजरमेंट समझेंगे कि नापना है तो सीपीआई डब्ल्यूपीआई ये सब क्या होता है, प्रोडक्शन के इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, नीड को इंडस्ट्री, आसानी चीजें पर वो हम कल करेंगे।
अब आप देखिए कार्यक्रम मैंने आपको बताया पिलर 4D जीडीपी की टेस्ट जो नहीं हो पाई तकनीकी कारणों से, वो मैंने कल सुबह 7 बजे रखवा दी है। 7 बजे उठ के देना ऐसा जबरदस्ती नहीं है, पूरा दिन जब भी फ्री टाइम मिले या तीसरे दिन कभी टाइम मिले आप दे देना। तो टेस्ट कल 7 बजे वो हो जाएगी लाइव। बाकी हम लोग मिलेंगे ट्यूसडे को भी, मतलब संडे सैटरडे संडे क्लास नहीं हो तो मंडे आज एक क्लास हुई, ट्यूसडे कल मैं दूसरी क्लास करूंगा जिसमें बाकी टॉपिक हम खत्म करेंगे। आपका होमवर्क क्या है जो इतना पड़ा हुआ आप खत्म कीजिए, क्योंकि वेडनेसडे इसकी टेस्ट होगी फिर इंप्रेशन वाले हैंडआउट की। तो इधर मैं क्लास एंड करता हूँ, मिलते हैं कल, लेट्स लाइक इट।